हेलो बच्चों, अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करते हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का जो नियम है वो यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा, जितने भी लेक्चर अपलोड होंगे अच्छे से पढ़िएगा। यूपी बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं सब आपको लेक्चर में मिल जाएंगे। बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इस लेक्चर में ना मिले, जितने भी आपके लेक्चर अपलोड होंगे उसमें ना मिले, सबके सब क्वेश्चन मिलेंगे। बस वीडियो को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ क्या है? बायो सेवर्ट लॉ देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट बताया था, ऑरेस्टेड का प्रयोग देखा था। ऑरेस्टेड ने क्या बताया था कि किसी भी आकृति का चालक हो, अगर उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। ये बताए थे ऑरेस्टेड ने। ऑरेस्टेड ने बस अपने प्रयोग में बस इतना ही बता के छोड़ दिया था कि अगर किसी चालक में हम धारा प्रवाहित कराएंगे तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कितना बनाएगा, उसका मान कितना होगा? जैसे मान लो एक तार है, इसमें धारा प्रवाहित किया गया तो यहाँ बना चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ भी बना चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ भी बना चुंबकीय क्षेत्र। उसका मान कितना होगा ये ऑरेस्टेड ने नहीं बताया था। ऑरेस्टेड ने बस इतना बता के छोड़ दिया था कि अगर किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करा रहे हैं तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। उसका मान कितना होगा, किस चीज़ पर निर्भर करेगा, ये सब ऑरेस्टेड ने नहीं बताया था। तो ये सब किसने बताया था बेटा? ये सब बायो सेवर्ट ने बताया था कि अगर इस तार के कारण मान लो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बना, यहाँ बना चुंबकीय क्षेत्र, तो वो चुंबकीय क्षेत्र तीव्र होगा कि क्षीण होगा? तीव्र का मतलब ज़्यादा मजबूत होगा या कमज़ोर होगा? आई बात समझ में? ये बायो सेवर्ट ने बताया था कि अगर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है तो ज़्यादा होगा कि कम होगा, यहाँ कितना होगा, किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये बायो सेवर्ट ने बताया था। दोनों में देखना फ़र्क है बेटा। ऑरेस्टेड ने बस इतना बता के छोड़ दिया था कि अगर किसी चालक में हम धारा प्रवाहित कराएंगे तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। बस कितना बनाएगा, किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा, उसका मान नहीं बताया था। तो उसको कौन बताया था? बायो सेवर्ट ने। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है ये सुनते हैं। जो बायो सेवर्ट का नियम बना था, सबसे पहले देखो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आया था। क्या था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम? F = G m1m2 अपान r²। ये न्यूटन का नियम आया था सबसे पहले, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। उसका कॉपी करने की कोशिश किया कूलाम ने, और वैसा ही फार्मूला ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए था और वैसा ही वैद्युत बल के लिए कूलाम ने फार्मूला बनाया, K(q1q2) अपान r²। देखना यहाँ भी r² है, यहाँ भी r² है। सबसे पहले ये फार्मूला आया, उसके बाद ये आया कूलाम का फार्मूला, और कूलाम को कॉपी करने की कोशिश किए बायो सेवर्ट। आई बात समझ में? बायो सेवर्ट ने क्या किया? कूलाम का फार्मूला उसी से जनरलाइज करते हुए आगे बढ़ाया चीज़ों को। तो क्या था बायो सेवर्ट का नियम? बायो सेवर्ट ने विभिन्न आकृति के चालकों में, इन्होंने क्या किया? विभिन्न आकृति के चालकों में धारा प्रवाहित करके उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और यह बताया कि किसी धारावाही चालक के कारण, किसी अल्पांश खंड के कारण, अभी बता रहा हूं इसका मतलब, किसी अल्पांश खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर या निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब क्या इसका? बायो सेवर्ट ने क्या किया था? अलग अलग आकार का चालक लिया। अलग अलग आकार का मतलब सीधा, एक सीधा तार लिया,
जिसमें धारा प्रवाहित किया, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया। एक वृत्ताकार तार लिया, ऐसा तार लिया, उसके कारण अध्ययन किया चुंबकीय क्षेत्र। एक तार वृत्ताकार लिया, उसके कारण अध्ययन किया। एक प्रणालिका लिया, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया। और ये बताया कि किसी अल्पांश खंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। आई बात समझ में बेटा? तो बायो-सेवर्ट का ये नियम था कि विभिन्न आकृति के चालकों में उन्होंने धारा प्रवाहित किया। धारा प्रवाहित कराएंगे तभी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, सीधा तार लिया, उसमें धारा प्रवाहित कराया, चुंबकीय क्षेत्र निकाला। वृत्तीय तार लिया, उसमें धारा प्रवाहित करा के चुंबकीय क्षेत्र निकाला। प्रणालिका लिया, इसको प्रणालिका बोलते हैं, आगे टॉपिक में आएगा प्रणालिका, आगे चैप्टर में आएगा। प्रणालिका लिया, उसमें धारा प्रवाहित किया, तब देखा चुंबकीय क्षेत्र। तो सबके कारण चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और यह बताया कि किसी अल्पांश खंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो निम्न कारक कौन कौन से हैं भी समझा रहे हैं आपको। आई बात समझ बेटा? तो यहाँ से आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। क्या था, उन्होंने क्या किया था, एक तार लिया, ऐसे किसी भी आकृति का एक तार लिए से, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा था। ठीक है, धारा आई प्रवाहित हो रहा था। देखो उन्होंने क्या किया था, कूलाम नियम से मैच करने की कोशिश किया था। कूलाम का जो नियम है वो बिंदु आवेश के कारण होता है। अच्छा सुनो, यहाँ पर मान लो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसमें धारा प्रवाहित करा रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर निकालना है। तो देखना इस खंड से ये अलग दूरी पर है, इस खंड से अलग दूरी पर है, इस खंड से अलग दूरी पर है, सबसे अलग अलग दूरी पर है। तो प्रत्येक खंड के कारण उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र निकाला। देखो क्या किए थे, जो कूलाम का नियम था, कूलाम का नियम वो बिंदु आवेश के कारण था। कूलाम का नियम जो था वो किसके कारण था, बिंदु आवेश के कारण। तो इन्होंने भी क्या किया था, बिंदु आवेश बनाने की, मतलब बिंदु बनाने की कोशिश किया। जैसे आपको पता होगा कूलाम का नियम, एक यहाँ पर जब रखते हैं आवेश को, तो इसको बिंदु आवेश माना जाता है, मतलब एक पॉइंट माना जाता है। तो बायो-सेवर्ट ने भी क्या किया था, एक पॉइंट मानने की कोशिश किया। तो पॉइंट कैसे मानेंगे, उन्होंने पूरी तार में से एक अल्पांश खंड ऐसे कहीं मान लिया, यहाँ DL। ये DL बहुत बड़ा दिखा रहे लेकिन इतना बड़ा नहीं होता, DL इतना बड़ा नहीं होता बेटा, DL छोटा रहेगा, बहुत कम, इतना अति सूक्ष्म लंबाई बोलते हैं इसको। इस DL को बोलते हैं अति सूक्ष्म लंबाई, मतलब ये बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि ये लगभग बिंदु बनने वाला होगा। तो इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला और बताया कि किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। आए समझे? ये था, किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो इस अल्पांश खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा। देखो हर अल्पांश अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। क्यों? देखना, ये अल्पांश यहाँ से अलग दूरी पर है, ये यहाँ अल्पांश मान लो, छोटा सा लंबाई यहाँ मान लो तो इससे अलग दूरी पर है, यहाँ अल्पांश मान लो इससे अलग दूरी पर है, यहाँ अल्पांश मान लो इससे अलग दूरी पर है। तो हर अल्पांश के कारण जो दूरी है बिंदु P की वो अलग अलग है। तो उन्होंने एक तार लिया और अल्पांश के कारण क्या माना, चुंबकीय क्षेत्र निकाला और ये बताया कि चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। आया बात समझ में? तो क्या था नियम, ये सुनना। इसमें एक धारा प्रवाहित किए, उन्होंने एक अल्पांश यहाँ माना, इस अल्पांश की लंबाई DL। ये बेटा बड़ा बना रहे, इतना बड़ा होता नहीं, ये DL माने। इसमें धारा प्रवाहित किया I, यहाँ अल्पांश क्या माना, DL। क्या माना, DL। इसमें धारा चल रहा I। अब देखना इसके कार्य DL बहुत छोटा होगा, इसको बोलते हैं अति सूक्ष्म भाग। अति सूक्ष्म का मतलब बहुत कम। तो ये DL था, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे थे बिंदु P पर। तो ये बताएगा कि बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये था कि यह का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता, मतलब इसके कारण जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा यहाँ पर वो, अच्छा अगर अल्पांश खंड है तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा वो भी अल्पांश होगा। भाई पूरे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अलग होगा, वो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा वो भी बहुत कम होगा। तो इसको हम dV से लिखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का ये सिंबल होता है,
जैसे वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बनेगा डीबी। आए बात समझ में? तो यहाँ अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, यह का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो धारा के समानुपाती होगा, मतलब धारा दुगना होगा, चुंबकीय क्षेत्र दुगना बनाएगा। समानुपाती का मतलब यही होता है जिस रेशियो में, जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में ये भी बढ़ेगा। अगर दुगना करेंगे इसको तो ये दुगना होगा, आधा करेंगे धारा को तो चुंबकीय क्षेत्र भी आधा होगा। समानुपात का मतलब दोनों समान अनुपात में घटेंगे बढ़ेंगे। धारा को 3 गुना करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र 3 गुना। धारा को आधा करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र आधा। तो ये लिखवा है यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता, मतलब यह का मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो धारा प्रवाहित होगा उसके समानुपाती होता है। दूसरा उन्होंने क्या बताया था, यह चालक के अल्पांश खंड, यह चालक के अल्पांश खंड की लंबाई, अल्पांश खंड की लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो यानी कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल। जितना अल्पांश खंड की लंबाई जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक होगा। समझा? डीबी समानुपाती डीएल, यह चालक के अल्पांश खंड की लंबाई के समानुपाती होता। तीसरा उन्होंने क्या बताया था, इसके कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किस किस पर निर्भर करेगा, जितना ज़्यादा धारा इसमें होगा उतना ज़्यादा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जितना इसकी लंबाई होगी उतना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। आया समझ में? तीसरा उन्होंने क्या बताया था, यह अल्पांश खंड की लंबाई, अल्पांश खंड की लंबाई एवं, देखो तीसरा क्या था, ये दूरी मान लो आर है, ठीक है, ये दूरी क्या है आर, और ये एंगल देखना डीएल। अब देखो यहाँ पर डीएल को सदिश के रूप में ट्रीट किया जाता है, सदिश मान के करते हैं, ठीक है, डीएल को सदिश माना जाता है। और डीएल की दिशा किधर होगी, याद रखना बेटा, काम आएगा। डीएल की दिशा जो इस तार पर अल्पांश खंड माना गया है उसको एक सदिश के रूप में माना गया, और डीएल की दिशा किधर होगी, जिधर धारा होगा उधर डीएल माना जाएगा। मान लो इस तार में धारा ऐसे है तो डीएल नीचे माना जाएगा। इस तार अगर धारा मान लो ऊपर चल रहा है इसमें तो डीएल की दिशा इधर मानी जाएगी। आया समझ में? ये डीएल है, डीएल की दिशा, और ये है आर की दिशा। ऐसे इसके बीच में मान लो कुछ एंगल बन रहा थीटा। देखो कूलाम के नियम में क्या था, जो कूलाम के नियम में आपको पता होगा बिंदु आवेश के कारण कहीं भी वैद्युत क्षेत्र निकालते थे तो उसमें थीटा पर नहीं डिपेंड करता था। मान लो ये दूरी आर है, ये भी दूरी आर है, तो इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना, सॉरी ये दूरी, ये आवेश क्यू है, ये दूरी आर है, ये भी दूरी आर है। आई बात समझ में? तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र होता है 1/4πε0Q/r²। तो अगर कोई पूछे यहाँ वैद्युत क्षेत्र बताओ तो यहाँ भी होगा 1/4πε0Q/r²। आया समझ में? तो यहाँ पर थीटा नहीं आता था, तो कूलाम नियम जो होता है वो कोण पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जो बायो-सेवर्ट नियम होता है वो कोण पर निर्भर करता है। ये कूलाम नियम और बायो-सेवर्ट नियम में असमानताएं हैं कि कूलाम का नियम कोण पर निर्भर नहीं करता है जबकि बायो-सेवर्ट नियम कोण पर निर्भर करेगा। रीज़न क्या है देखना, इस वाले अल्पांश से मैं अलग से डायग्राम बना दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पर एक अल्पांश मान ली तो इससे ये अलग एंगल पे होगा कि नहीं होगा, यहाँ अलग एंगल होगा, यहाँ अलग एंगल होगा, यहाँ अल्पांश मानोगे तो यहाँ अलग एंगल होगा। ऐसे तो हर जगह एंगल अलग अलग है, इसलिए कोण पर ये निर्भर करेगा कि कहाँ से आप निकाल रहे हो। तो यह अल्पांश खंड की लंबाई एवं अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली, से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण। आया बात समझ में? रेखा के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है, ज्या के समानुपाती होता है, ज्या के समानुपाती होता है। मतलब क्या
बता रहा हूँ बेटा। यह अल्पांश खंड की लंबाई, ये है अल्पांश खंड, ये अल्पांश खंड की लंबाई एवं अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा। तो देखो अल्पांश को, ये अल्पांश है और इसको बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, ये रेखा है, इसके बीच बने कोण की ज्या के, ज्या का मतलब साइन, को ज्या का मतलब कास होगा, ज्या का मतलब साइन। तो यह अल्पांश खंड की लंबाई एवं अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये रेखा है, इसके बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं, इसको हटा रहा हूँ बेटा आगे वाला। इसका मतलब है, इसको साइड में बना दे रहा हूँ बेटा। इसका ये मतलब है dv समानुपाती साइन थीटा। समझ में आया कुछ? dv समानुपाती साइन थीटा। ये डायग्राम यहाँ अलग से बना दे रहा हूँ। ये dl, जिधर करंट होगा उधर dl मानेंगे। ये बिंदु P है और ये दूरी, ये एंगल थीटा, ये दूरी r है। तो dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। तो पहला क्या रिजल्ट आया? यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है dv समानुपाती I। यह चालक के अल्पांश खंड की लंबाई के समानुपाती dv समानुपाती dl। यह अल्पांश खंड की लंबाई एवं अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है dv समानुपाती साइन थीटा। चौथा क्या था? इन्होंने चौथा जो बताया था किस पर निर्भर करता है। अच्छा देखना, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ निकालोगे तो यहाँ पर ज़्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र। ये तो आपको पता होगा, वैद्युत क्षेत्र में पढ़े हैं कि आवेश से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी वैद्युत क्षेत्र का मान उतना डाउन होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ऐसे तार से जितना दूर जाएंगे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उतना कम होगा। तो ये दूरी पर भी निर्भर करेगा। यानी कि यह अल्पांश खंड एवं बिंदु P के बीच की दूरी चौथा क्या है आपका? यह अल्पांश खंड एवं बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे वहाँ व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आप देखे थे गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, उसमें भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। कूलाम नियम भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। यहाँ भी क्या है? यह अल्पांश खंड एवं बिंदु P के बीच की दूरी। तो ये अल्पांश खंड है और बिंदु P ये है, इसके बीच की दूरी कितनी है? r। आई बात सुनिए, ये अल्पांश खंड है, ये बिंदु P है, इसके बीच की दूरी कितनी है बेटा? r। तो यह अल्पांश खंड एवं बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिख सकते हैं dv व्युत्क्रमानुपाती r²। आया सुनो बेटा चारों? तो ये उन्होंने बताया था कि जो किसी अल्पांश खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर होगा वो इन चारों चीज़ों पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। dv समानुपाती I, धारा बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। अल्पांश की लंबाई बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। dv समानुपाती साइन थीटा, अल्पांश खंड और बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसके बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती। यह अल्पांश खंड एवं बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये अल्पांश खंड, ये है बिंदु P, इसके बीच की दूरी कितनी है? r। तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आया तुम्हें? तो व्युत्क्रमानुपाती। अब इन चारों को मिला के उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया था, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। तो इसको लिख सकते हैं, इन चारों को जब मिलाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? उपरोक्त को मिलाने पर जो चारों लिखे गए उनको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? dv समानुपाती I भी अंश में है, ये I ऊपर, dl भी ऊपर रहेगा, साइन थीटा भी ऊपर रहेगा और r² कहाँ आएगा? नीचे। dv समानुपाती I dl साइन थीटा। देखना ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, समानुपाती थे, सब ऊपर आ गए। ये व्युत्क्रमानुपाती नीचे आ गया। अब कूलाम के नियम में भी किए थे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम में भी किए थे कि अगर समानुपाती को हटाओगे तो एक नियतांक आता है। तो यहाँ जो नियतांक आता है उसको लिखते हैं μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपान
आर स्क्वायर। यहाँ पर जो नियतांक आता है उस नियतांक को बोलते हैं, ये नियतांक है यहाँ पर, ये क्या है नियतांक, ठीक है, ये नियतांक है। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई ये नियतांक है। तो फार्मूला आपका बनेगा बायो सेवर्ट नियम का, ये फार्मूला है dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। तो जब बायो सेवर्ट का नियम पूछा जाएगा, लॉन्ग में पूछा जाता है बेटा, 3 नंबर में 5 नंबर में ऐसे पूछा जाता है, तो जब लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा तब हम क्या करेंगे, पूरा ये जितना लिखवाए हैं सब लिखना पड़ेगा। तो dv बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। जहाँ म्यू नॉट क्या है, जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं इसको, जैसे वैद्युत में पढ़े होंगे वैद्युतशीलता, तो यहाँ ये चुंबकशीलता है, समझ में आया। तो म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी, बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, समझ में आया, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई जो है वो कितना होगा, वो होगा, इसकी वैल्यू होती है 10 के पावर -7। म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10 के पावर -7। जैसे एप्सिलॉन नॉट का मान होता था 8.854 गुणे 10 के पावर -12, तो ऐसे म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10 के पावर -7। आई बात समझ में। तो इतना भी है। तो अगर बायो सेवर्ट नियम पूछा जाता तो बस इतना लिखना होता, बस पेपर में बस इतना लिखना होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई 10 के पावर -7। तो ये जो आया है ना, ये अदिश रूप होता है, इसलिए क्योंकि ये दिशा नहीं बता पाएगा। जैसे कूलाम का नियम पढ़े थे, अदिश रूप सदिश रूप, याद होगा, तो ये अदिश रूप है, ये केवल मान बता पाएगा, दिशा नहीं बता पाएगा। तो इसको सदिश रूप में कैसे कन्वर्ट करें, तो देखना dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, आई यहाँ पर एक सदिश राशि है तो आई को ऐसे रहने दो, ठीक है, एक आर से हम ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो लिख सकते हैं dl इंटू आर, dl इंटू आर, और साइन थीटा, और एक आर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आर क्यूब बन जाएगा। एक आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एक आर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा dl आर साइन थीटा। ये लिखा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, और ये लिखा है dl आर साइन थीटा। आर भी एक वेक्टर है, क्यों, कैसे देखना, एक तार लिए ऐसे, ये है dl किधर माना जाएगा, जिधर धारा होगा, इधर dl, r किधर माना जाएगा, इस बिंदु से मिलाने वाली जहाँ पर चुंबकीय छेद चाहिए उसको मिलाते ऐसे एक डायरेक्शन ये होगा, r का डायरेक्शन इधर होगा। भाई r इधर निकालने, मान लो यहाँ निकालना होता चुंबकीय छेद, तब r इधर होता, ऐसे में। तो r भी एक सदिश है। तो यहाँ लिखा है एक, ये लिखा है एक dl, ये लिखा r, ये लिखा साइन थीटा। आपको पता होगा ab साइन थीटा वेक्टर में लिखा होता है ab साइन थीटा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b, a क्रॉस b, ab साइन थीटा बराबर n कैप भी होता है, ab साइन थीटा बराबर a क्रॉस b, और ab कॉस थीटा बराबर a डॉट b। तो यहाँ लिखा है ab साइन थीटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं dl क्रॉस r, dl क्रॉस r, ये बन गया आपका सदिश रूप, और यहाँ लगा देंगे वेक्टर। आया समझ में, ये सदिश रूप। अब इसका मतलब क्या है समझा रहे हैं। देखो बायो सेवर्ट का नियम पूछा जाएगा तो बस इतना ही है। नॉलेज सबका होना चाहिए भाई, नॉलेज सबका होना चाहिए। कहीं पूछ लिया है बायो सेवर्ट नियम का सदिश रूप लिखिए, तो सदिश रूप ये है। तो dv बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडिया। अब कैसे सदिश रूप है, ये दिशा नहीं बता पाएगा, लेकिन ये दिशा बताएगा। कैसे बताएगा समझते हैं इसको, दिशा कैसे बताएगा ये समझते हैं, ठीक है। ये लिखा था ए बी साइन थीटा, तो जब वेक्टर में लिखा होता है ए बी साइन थीटा तो उसको बोलते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। और जब ए बी कॉस थीटा लिखा होता, अगर दोनों वेक्टर है, ए भी वेक्टर है बी भी वेक्टर है। अच्छा, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा डीएल और आर के बीच का कोण है, डीएल और आर के बीच का कोण, बीच का कोण है। तो आप देखो सदिश में पढ़े होगे, सदिश चैप्टर याद होगा। ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, और यहाँ पर एंगल थीटा। तो हम ए क्रॉस बी बराबर क्या कहते थे, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ए क्या है, सदिश ए का परिमाण, बी क्या है, सदिश बी का परिमाण, थीटा क्या है, दोनों के बीच का कोण। तो देखना तार जब ऐसे बनाए थे तो यहाँ लिखे डीएल और यहाँ लिखे आर, तो डी और ये थीटा। तो देखना यहाँ थीटा डीएल और आर के बीच का क्या है, कोण।
तो लिखा है ए, इसको ए मान लो, ए, इसको बी मान लो, ए बी साइन थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। अब ये इससे क्या पता चलेगा, सदिश रूप बनाने का ये फायदा होगा ना। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, जैसे वैद्युत क्षेत्र सदिश होता है वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश है। तो इसकी दिशा हम कैसे निकालें, आई बात समझ, बहुत जरूरी होता है बेटा दिशा निकालने में, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। बाद में दाएं हाथ का नियम दिया गया, दाएं हाथ की हथेली का नियम दिया गया, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम दिया गया, तो सब बाद में हम दिशा उसा आपको निकलवाएंगे, अभी सीखते हैं कुछ। देखना ये लिखा है डीएल क्रॉस आर, देखो डीएल क्रॉस आर, यहाँ से ना हम चुंबकीय क्षेत्र की आपको दिशा निकलवाएंगे, कैसे होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ से क्लियर करवाएंगे और बहुत काम आएगा दिशा का। देखो बायो सेवर्ट का जब नियम पूछा जाएगा तो जहाँ तक बताए थे कि यहीं तक पूछा जाता, बस उतना ही लिखना होता है, ठीक है। देखो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर किधर होगा, देखो डीएल जैसे ए क्रॉस बी है, पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये होता है ए बी साइन थीटा। देखो ए क्रॉस बी इसको बोलते हैं कौन सा गुणन, सदिश गुणन, इसको बोलते हैं सदिश गुणन। तो सदिश गुणन है, इसका मतलब क्या है, ए को मल्टीप्लाई किए किससे, बी से, तो एक देखो ये भी सदिश, ए खुद एक सदिश है, ये पहला सदिश, ये दूसरा सदिश, और जब दोनों का गुणा आपस में करेंगे तब भी तो एक सदिश आएगा। ये एक समझो, ये एक राशि है, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मिलेगा एक राशि भी वो केवल एक वेक्टर होगा। नहीं समझे बात, सुन रहे हैं। जैसे लिखे 3 × 4, तो 3 × 4 ये 2 नंबर है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा, तो एक ही नंबर तो आएगा, 2 थोड़ी आएगा। तो ए अलग वेक्टर, बी अलग वेक्टर, लेकिन ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, ये एक सदिश है और ये सदिश गुणन है, यानी कि ए क्रॉस बी एक सदिश मिल गया, और जो सदिश होगा उसके पास दिशा भी होगी। तो दिशा कैसे निकालते हैं आपको ये पता होगा, दाएं हाथ का नियम लगाते हैं। कैसे, मान लो एक वेक्टर ए इधर है और बी इधर है और ये एंगल थीटा है, कोई पूछे ए क्रॉस बी की दिशा निकालो, ए क्रॉस, देखो ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, कोई कहे ए क्रॉस बी की दिशा निकालो, तो कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी की दिशा, तो दाएं हाथ के नियम से निकालेंगे, दाएं हाथ के नियम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये पहला वेक्टर, तो जो पहला वेक्टर होगा, ये जो 4 उंगलियां हैं ये ऐसे, इसको रखेंगे पहले वेक्टर के दिशा में। जो 4 उंगलियां हैं, 5 उंगली है, तो 4 उंगलियां जो होती है ये हथेली बोलते हैं, तो हथेली को रखेंगे पहले के दिशा में, और फिर क्या करेंगे, दूसरे के दिशा में मोड़ते हैं, ऐसे दूसरे की दिशा में मोड़ते हैं। तो ये ए क्रॉस बी का दिशा निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो ए की दिशा में दाएं हाथ की ऐसे हथेली को रख देंगे, समझ आप, और किधर मोड़ेंगे, दूसरे की तरफ, तो ऐसे मोड़े दूसरे की तरफ। तो ये अंगूठा जो होगा वो बताएगा ए क्रॉस की दिशा, ए क्रॉस बी की दिशा। आया बात समझ में, ए क्रॉस बी देखना, ए इधर है तो ए की तरफ, पहले की तरफ हथेली को रखेंगे और मोड़ेंगे किधर, दूसरे की तरफ, तो देखना पहले की तरफ रखे, दूसरे की तरफ मोड़े, तो जो अंगूठा होगा वो बताएगा ए क्रॉस बी की दिशा। समझ में आया बात। हाँ, अगर बी क्रॉस से निकालना होता, देखना यहाँ पर ए ये है तो बी की तरफ मोड़ेंगे तो जो अंगूठा आएगा बाहर की तरफ, इसका मतलब ए क्रॉस बी ऐसे बोर्ड के लंबवत बाहर आएगा, बोर्ड के लंबवत बाहर आएगा। और इसमें एक खासियत और होगी, ये देखना इससे भी 90 पर होगा, इससे भी 90 पर होगा। कैसे, देखना बी ऐसे है, बी ऐसे है तो ये 90 दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री। ए ऐसे है, इससे भी 90, तो ए से भी 90 पर रहेगा। ए क्रॉस बी इधर है, ए इधर है, बी इधर है, ए क्रॉस बी इधर है, ए से भी 90 पर होगा और बी से भी 90 पर होगा। तो ए क्रॉस बी ए से भी 90 पर रहेगा, बी से भी 90 पर रहेगा। मतलब अब इसमें देखना क्या है, क्या समझाना चाह रहा था वो सुनना। डीएल क्रॉस आर किधर होगा, तो देखना मान लो डीएल ऐसे तार में बनाए थे, डीएल इधर और आर इधर, ये बिंदु पी है, तो डीएल क्रॉस आर किधर होगा, तो डीएल पर रखेंगे पहला वेक्टर डीएल, देखना पहला वेक्टर डीएल है तो डीएल की तरफ रखेंगे, किसकी तरफ मोड़ेंगे, दूसरे की तरफ, तो दूसरा किधर है, इधर, तो पहले की तरफ रखेंगे ऐसे हथेली को, और किधर मोड़ेंगे, दूसरे की तरफ, तो दूसरा इधर है तो ऐसे मोड़ेंगे। समझ में आया कुछ, तो डीएल क्रॉस आर किधर होगा, अंदर की तरफ। ये बात समझ में आया बेटा, बहुत काम का चीज़, अभी एक दो डेरिवेशन कराएंगे उसमें, यहाँ बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि ये डायरेक्शन कैसे निकाले, बिना डायरेक्शन निकाले आप समझ नहीं पाओगे। रटना अलग चीज़ होगा, समझना अलग चीज़ होगा बेटा, और जब समझ लोगे ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, नहीं तो पढ़ोगे भूलोगे, यही सब होता रहेगा।
ठीक है। डीएल इधर है तो देखना डीएल की तरफ रखेंगे, किधर मोड़ेंगे, आर की तरफ, आर की तरफ, तो आर डीएल आर की तरफ, तो ये किधर आएगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डीबी का डायरेक्शन वो अंदर की तरफ आएगा। अब अंदर की तरफ कैसे बनाएंगे, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, अंदर की तरफ। अब सुनना ध्यान से, और जो चुंबकीय क्षेत्र नहीं, अब अभी इतना मानो, डीएल इधर और आर इधर, तो डीएल क्रॉस आर किधर होगा, अभी बताए थे ए इधर बी इधर, तो ए क्रॉस बी इधर, तो डीएल इधर आर इधर, ए डीएल क्रॉस आर किधर होगा, अंदर, समझ में आया, डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ। तो अगर ऐसा करंट चल रहा है तो ऊपर चल रहा है तो लिखेंगे डीएल क्रॉस आर किधर होगा, अंदर की तरफ, अंदर की ओर, ठीक है। अब एक चीज़ और वेक्टर में पढ़ा जाता है सदिश में, देखना ये एक सदिश है, दो सदिश नहीं है, ये डीएल एक सदिश, आर एक सदिश, डीएल क्रॉस आर एक सदिश, तो ये एक सदिश है और ये भी एक सदिश है। और आप सदिश में पढ़े होंगे समान सदिश का डिफिनीशन, परिभाषा, दो वेक्टर के बीच में हम बराबर तभी लगा सकते हैं, दो सदिश के बीच में अगर बराबर लगा है इसका मतलब जिस दिशा में ये होगा उसी दिशा में ये होगा, समझा। दो सदिश के बीच में हम बराबर तभी लगा सकते हैं, जिस दिशा में ये होगा उसी दिशा में ये होगा, तभी बराबर लगा सकते हैं। जैसे लिखे संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो जिस दिशा में वेग होगा उसी दिशा में संवेग होगा। लिखे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो जिस दिशा में बल होगा उसी दिशा में त्वरण होगा, तब बराबर लगा है यहाँ। तो जिस दिशा में डीएल क्रॉस आर होगा, जिस दिशा में डीएल क्रॉस आर होगा उसी दिशा में डीएल क्रॉस आर होगा, उसी दिशा में डीबी भी होगा। डीबी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, डीबी भी होगा, समझ में आया बात। तो डीएल क्रॉस आर कैसे निकलेगा, देखना तारिये है डीएल इधर आर इधर, तो डीएल क्रॉस आर इधर, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कोई पूछे किधर होगा, अंदर की तरफ, समझ में आया कुछ, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा अंदर की तरफ होगा। अच्छा डीएल क्रॉस आर किधर होगा, देखना डीएल ये, ध्यान से सुनना, डीएल ये आर ये, अगर कोई पूछे डीएल क्रॉस आर जो होगा वो देखना ऐसे होगा, दोनों के लंबवत होगा। देखना अभी बताए थे ए क्रॉस बी जो होता है ए के भी लंबवत बी के भी लंबवत, तो डीएल क्रॉस आर जो होगा डीएल के भी लंबवत होगा आर के भी लंबवत होगा। तो डीएल क्रॉस आर इधर है, ये डीएल देखना डीएल ये है, डीएल क्रॉस आर ये वाला, ये मार्कर ग्रीन वाला डीएल क्रॉस आर, तो ये आर के भी लंबवत होगा, और जब इसको ऐसे करेंगे तो इसके भी लंबवत होगा, समझ में कुछ। तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, और जिधर डीएल उधर डीबी, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो डीएल के भी लंबवत होगा, और चुंबकीय क्षेत्र किसके लंबवत होगा, आर के भी लंबवत होगा। ये बहुत काम का चीज़ है बेटा, एक डेरिवेशन कराएंगे उसमें काम आएगा इसका। जो डीबी होगा वो लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, डीएल के। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो लंबवत होगा किसके, आर के। डीएल के भी लंबवत, आर के भी लंबवत, क्योंकि डीएल क्रॉस आर जो होता भी बताए थे, ए क्रॉस बी जो होता है वो ए के भी लंबवत बी के भी लंबवत, तो डीएल क्रॉस आर डीएल के भी लंबवत आर के भी लंबवत, तो जिधर डीएल क्रॉस आर उधर डीबी, तो डीबी भी डीएल के लंबवत और आर के लंबवत। आया इतना समझ में, आया कि नहीं बेटा। और म्यू नॉट अपॉन 4 इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो ये आपका सदिश रूप है, इससे ये पता चल जाएगा कि दिशा किधर। तो मान लो एक तार ऐसे है, मतलब क्या था दिशा निकालने, एक तार है, धारा ऐसे चल रहा, कोई पूछे यहाँ पर दिशा बताओ, चुंबकीय क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ कुछ होगा, 10 होगा 15 होगा, उसका कुछ मान होगा, 10 होगा 15 होगा 20 होगा, कोई कहे दिशा बताओ, तब हम क्या करेंगे, देखना यहाँ पर डीएल इधर मानेंगे, डीएल इधर मानेंगे, बाद में नियम बनाएंगे, नियम से निकालेंगे। आर इधर मानेंगे तो डीएल इधर आर इधर, तो डीएल पे रखेंगे, आर की तरफ मोड़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो इस तार के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर आया, समझ में। डीएल क्रॉस आर अंदर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर, समझ में इतना। तो इतना समझ में आया बेटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो डीबी होगा डीएल के भी लंबवत होगा, आर के भी लंबवत होगा। अगर मान लो पूरे वायर के लिए निकालना है, जैसे मान लो यहाँ डीएल है और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ निकाले, कितना आया डीबी, और डीबी इस पे डिपेंड करेगा। अगर पूरे वायर के लिए निकालना तो अच्छा, अल्पांश खंड के कारण कितना निकला था, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर।
तो पूरे तार के कारण क्या करेंगे, तो पूरे तार के कारण निकालना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, सुनना, इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ऐसे इस अल्पांश के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ऐसे यहाँ पर अल्पांश बनाएंगे इसके कारण निकालेंगे, ऐसे यहाँ अल्पांश मानेंगे इसके कारण निकालेंगे, और सबको इसके कारण जितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा इसके कारण जितना आएगा। हाँ सुनो, एक ही दिशा में है डीएल, क्यों, क्योंकि मान लो करंट इसमें ऊपर चल रहा है तो यहाँ भी डीएल ऊपर, यहाँ भी डीएल ऊपर, यहाँ भी डीएल ऊपर, यहाँ भी डीएल ऊपर, तो इसके भी कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में इसके कारण आएगा उसी दिशा में इसके कारण आएगा। रीज़न क्या, डीएल ऊपर की तरफ है तो डीएल हमेशा इधर रहेगा, आर हमेशा इधर रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, तो सबके कारण चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में आएगा। और एक ही दिशा में आपको पता होगा, एक वस्तु है, मान लो इस पे 4 न्यूटन का बल लगाए और फिर इधर लगा दिए 6 न्यूटन का बल, तो परिणामी कितना होगा, 10, समझ आया, तो परिणामी 10 होगा। इसका मतलब इसके भी कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, इसके भी कारण जो आएगा, इसके भी कारण आएगा, इसके भी कारण आएगा, सबके कारण एक ही दिशा में होगा। और आपको पता होगा जब सभी सदिश एक दिशा में होते हैं तो सब जुड़ते चले जाते हैं, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे, सबको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने, अब देखो डीएल बहुत छोटा होता है तो कितने ऐसे डीएल मानेंगे तो अनंत बार आएगा, तो अनंत बार थोड़ी जोड़ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ना होता है, भाई देखो डीएल बहुत छोटा तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो भी बहुत छोटा, ऐसे यहाँ डीएल वो भी छोटा, चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा, तो सभी चुंबकीय क्षेत्र को, छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र को आपस में जोड़ना है। तब हम क्या करेंगे, जब छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ना होता है तो समाकलन करते हैं। आई बात समझ में, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। पूरे तार के कारण, पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन। छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ने का क्या तरीका होता है, समाकलन कर देते हैं, μ0/4 पाई आई dl sin θ/r²। ठीक है, ये है dv का समाकलन, dv का नहीं, यहाँ लिखा 1, तो अगर 1 है और यहाँ लिखा dv तो इसका समाकलन क्या होता है, आप समाकलन में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि 1 का समाकलन क्या होगा, तो जो यहाँ लिखा है dv ना, तो v हो जाएगा, 1 का समाकलन v हो जाएगा। तो 1 का, जैसे 1 का इसके सापेक्ष में समाकलन करोगे तो b हो जाएगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं dv का समाकलन कितना हो जाएगा, b। आई बात समझ में, तो इसका भाई आप सुनो, छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र को समाकलन का मतलब जोड़, ये लिखा है चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र, तो अल्पांश मतलब छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र को आपस में जोड़ते जाएंगे, क्या मिल जाएगा, पूरा चुंबकीय क्षेत्र। तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र को हम b से लिख दिए, तो b बराबर μ0/4 पाई आई dl sin θ/r²। इसी सब का यूज करके हम आगे कई डेरिवेशन करने वाले हैं, कराएंगे, यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ रहेगा। इसमें अब ये सब का कैलकुलेशन कैसे होगा, जो कांस्टेंट होगा, जो नियतांक होगा वो समाकलन से बाहर आ जाएगा, जो बदलेगा उसका समाकलन कर देंगे। तो पूरे तार के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये था पूरा बायो-सेवर्ट नियम। जब बायो-सेवर्ट नियम केवल क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो जो अदिश रूप था बस वहीं तक लिखना होगा, और पूरा अगर डेरिवेशन अच्छे से पढ़ना है, पूरा नॉलेज लेना है तो यहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में बेटा।